हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे रेडियो सक्रियता। रेडियो सक्रियता से जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं, उन सब क्वेश्चन को मैंने एक ही वीडियो में लेकर मैं आया हूं। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अक्सर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की। रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेक्वेरेल ने की थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है रेडियो सक्रियता किसका गुण है। तो रेडियो सक्रियता जो होता है वह परमाणु के नाभिक का गुण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है। तो रेडियो सक्रिय परिवर्तन जो होता है वह हमेशा परमाणु के नाभिक में भाग लेता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है किसी परमाणु के अस्थायी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं अस्थायी नाभिक क्या होता है। तो अस्थायी नाभिक वैसा परमाणु जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो अनुपात होता है वह 1 के बराबर आए। 1 के बराबर आए तो वह जो परमाणु होता है अस्थायी नाभिक के बराबर माना जाता है। अर्थात किसी अस्थायी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या जो होती है वह न्यूट्रॉनों की संख्या की बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मिता का यूनिट क्या है। तो रेडियोधर्मिता का यूनिट जो होता है वह क्यूरी होता है। रेडियो सक्रियता की इकाई जो होती है वह क्यूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियोधर्मी तत्व जो होते हैं किसका उत्सर्जन करते हैं। तो ये अल्फ़ा बीटा और गामा किरणें का उत्सर्जन करते हैं। एक बात और जान लीजिए कि जब भी किसी रेडियो सक्रिय तत्व से अल्फ़ा किरण निकलती हैं तो अल्फ़ा पर जो होता है वह धन आवेश होता है। अल्फ़ा के निकलने से इस पर 2 इकाई धन आवेश होता है और द्रव्यमान जो इसका होता है वह +4 इकाई होता है, तथा बीटा पर ऋण आवेश होता है और गामा पर कोई आवेश नहीं होता है। अर्थात गामा जो होता है वह ऋण आवेशित होता है। इसको हम लोग याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा अल्फ़ा और बीटा किरणें की खोज किसने की। तो अल्फ़ा और बीटा की खोज जो है रदरफोर्ड ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की थी। तो विलार्ड नामक वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की थी। आगे है 9 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय किरणें हीलियम नाभिक के समकक्ष होते हैं। तो हीलियम नाभिक के समकक्ष अल्फ़ा होते हैं। हीलियम आयन के लगभग बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो वेदन क्षमता जो होती है वह गामा किरणों की सबसे अधिक होती है, क्योंकि इसमें द्रव्यमान नहीं होता है। अल्फ़ा में द्रव्यमान होता है, इसकी वेदन क्षमता कम होती है, लेकिन गामा में आवेश ही नहीं होता है, ना ही द्रव्यमान होता है, इसलिए इसकी वेदन क्षमता बहुत ज़्यादा हो जाती है। अल्फ़ा किरणें हैं, तो अल्फ़ा किरणें जैसा कि मैंने ऊपर बताया था अल्फ़ा किरण जो होती है वह हीलियम आयन के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन है अल्फ़ा किरणों पर उपस्थित आवेश हैं। तो अल्फ़ा किरण पर बताया था मैंने पहले ही 2 इकाई जो होता है वह धन आवेश होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन कि बीटा किरणें जो होती हैं वे बनी होती हैं। तो बीटा किरणें जो होती हैं वे ऋण आवेशित कणों से बनी होती है। ऑप्शन नंबर बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसके उत्सर्जन से समभारी का निर्माण होता है। तो देखिए अल्फ़ा किरण जब भी उत्सर्जित होता है या किसी परमाणु के नाभिक से अल्फ़ा किरण निकलता है तो उसके द्रव्यमान में 4 की कमी हो जाती है। तो समभारिक में क्या होता है कि समभारिक में द्रव्यमान तो अपरिवर्तित रहता है, भार बराबर होना चाहिए। तो समभारिक में बीटा के निकलने से जो होता है ना द्रव्यमान में कोई चेंजिंग नहीं होता है, अर्थात बीटा के निकलने से समभारिक का निर्माण होगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बढ़ता है। अर्थात उसकी परमाणु संख्या जो होती है 1 बढ़ जाती है। तो बीटा के निकलने से परमाणु संख्या 1 बढ़ जाती है। अल्फ़ा के निकलने से परमाणु संख्या 2 घटती है और परमाणु द्रव्यमान 4 घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है। तो बीटा किरण पर ऋणात्मक आवेश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन का समरूप कौन है, मतलब कौन इलेक्ट्रॉन के समरूप होते हैं।
तो बीटा किरण जो होते हैं इलेक्ट्रॉन के समरूप होते हैं और अल्फा किरण जो होता है हीलियम आयन के समरूप होता है। पहले ही बता दिया, बीटा पर भी ऋण आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर भी ऋण आवेश होता है, इसलिए दोनों एक दूसरे के समरूप हैं। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है, समान ऊर्जा कि अल्फा किरणों की तुलना में बीटा किरणों की वेदन क्षमता अधिक होती है, क्योंकि अब बीटा किरण की वेदन क्षमता अधिक होती है क्योंकि बीटा किरणों का द्रव्यमान जो होता है नगण्य होता है, यानी न के बराबर होता है, इसलिए उनका वेग जो होता है अधिक होता है। और गामा पर ना ही वेग ना ही उसका द्रव्यमान होता है और ना ही उस पर कोई आवेश होता है, इसलिए उसका वेग जो होता है और भी ज़्यादा हो जाता है, इसलिए उसकी वेदन क्षमता अल्फा और बीटा की तुलना में बहुत ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहन करता है? तो बीटा जो किरणें जो होती हैं वह ऋण आवेश उत्पन्न करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गामा किरणें की वेदन क्षमता गामा किरणें किससे बनी होती हैं? तो गामा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगों से बनी होती हैं। नेक्स्ट है, गामा किरणें क्या होती हैं? तो अल्फा बीटा गामा तीनों किरणें जो होती हैं रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा ही उत्सर्जित होती हैं, और चूँकि गामा पर कोई आवेश नहीं होता है इसलिए ये अनावेशित होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित अनावेशित कण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, निम्नलिखित में से किस किरण की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो गामा किरणें की वेदन क्षमता जो होती है सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे कम होती है? तो आयनन क्षमता यानी गामा किरण की आयनन क्षमता जो होती है सबसे कम होती है, इस पर आयन होता ही नहीं है। नेक्स्ट है 24 नंबर, निम्नलिखित में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो आयन जो होता है वह अल्फा किरण पर सबसे ज़्यादा आयन होता है। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात अंतिम रूप से किस में बदल जाते हैं? तो अंतिम रूप से ये सीसा अर्थात लेड में बदल जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, न्यूनतम पारागम्य का मतलब वेदन क्षमता शक्ति यानी क्षमता किरण कौन सी होती है? तो अल्फा किरण की वेदन क्षमता जो होती है सबसे कम होती है, उससे ज़्यादा बीटा की होती है और उससे ज़्यादा अर्थात सबसे ज़्यादा गामा किरण की वेदन क्षमता होती है। नेक्स्ट है 27 नंबर, किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया? तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर है पोलोनियम। पोलैंड देश के नाम पर पोलोनियम का नाम रखा गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्राकृतिक रेडियो सक्रियता नहीं दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है इज द करेक्ट आंसर, एल्युमिनियम जो होता है प्राकृतिक रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है। नेक्स्ट है, नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन का अवशोषण करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए बोरॉन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विघटन नाभिक अर्थात रेडियोधर्मी वस्तु को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए लेड के बने पात्रों में इसको रखना चाहिए। नेक्स्ट है, बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? तो बीटा के उत्सर्जन से ना परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि और द्रव्यमान जो होता है अपरिवर्तित रहता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक अल्फा के उत्सर्जन से परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? तो जब भी अल्फा निकलता है तो उसके परमाणु संख्या में 2 की कमी होती है और परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक बार और रिवीजन कर लेंगे कि जब भी किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ से एक अल्फा कण निकलते हैं तो उस रेडियो सक्रिय पदार्थ में उसके परमाणु संख्या में 2 की कमी और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो जाती है, और बीटा किरण के निकलने से उसकी द्रव्यमान संख्या जो होता है अपरिवर्तित रहता है और उसके परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सोडियम जो है, सोडियम से एक बीटा के उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ क्या होता है? तो चूँकि अभी मैंने बताया कि एक बीटा जो होता है उसके उत्सर्जन से उसकी परमाणु संख्या जो होती है 1 बढ़ जाती है, तो सोडियम से परमाणु संख्या 1 बढ़ जाएगा, 11 से 12 हो जाएगा, तो 12 जो होता है वह मैग्नीशियम का होता है, अर्थात इसके बाद बनने वाला जो पदार्थ है ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम 236 से यूरेनियम 224 बनने में कितने अल्फा और बीटा उत्सर्जित होंगे?
तो देखिए 236 से 224, 236 से 224 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8, मतलब 8 तो इसका द्रव्यमान संख्या में कमी हो रही है, सॉरी 8 नहीं 12 जो है इसके द्रव्यमान में 12 की कमी आ रही है। 12 अर्थात 3 अल्फ़ा, तो 3 अल्फ़ा जो है यहाँ से निकला, चूँकि 3 अल्फ़ा निकलेगा तो परमाणु संख्या में 6 की कमी होगी। तो 92 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारा 86 आएगा। अब देखिए यहाँ पे 87 दिया हुआ है, तो 87 परमाणु संख्या बनाने के लिए हमको एक बीटा भी निकालना होगा, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 3 बीटा और 1 अल्फ़ा। चूँकि मैंने पहले ही बता दिया था अल्फ़ा के निकलने से 4 द्रव्यमान में कमी होती है और बीटा के निकलने से परमाणु द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन कि किसी रेडियो धर्मी पदार्थ की मात्रा को दुगुनी कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी क्षरण की दर। तो देखिए रेडियोधर्मी क्षरण की जो मतलब उसके खपत होने की दर जो होती है वह अपरिवर्तित रहती है। मान लीजिए कोई रेडियोधर्मी पदार्थ है, उसका अर्ध जीवन काल 4 साल है, तो मान लो कि 100 ग्राम रेडियो सक्रिय पदार्थ है, उसका अर्ध जीवन काल 5 साल है। तो अगर 200 ग्राम भी रेडियो सक्रिय पदार्थ लेंगे तो उसका अर्ध जीवन काल जो होता है वह 5 साल ही रहेगा। तो उसके पदार्थ की मात्रा में घटा दिया जाए या बढ़ा दिया जाए, वृद्धि कर दिया जाए, तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरेनियम 238 से 234 तक प्रोटैक्टिनियम बनाने में कितने अल्फ़ा और बीटा का उत्सर्जन हुआ है। तो देखिए द्रव्यमान में 4 की कमी है, द्रव्यमान में 4 की कमी हुई है, अर्थात एक बीटा निकला होगा, सॉरी एक अल्फ़ा निकला होगा। तो यहाँ पे हमारा पहला पता चल गया कि एक अल्फ़ा निकल गया। उसके बाद एक अल्फ़ा के निकलने से इसके परमाणु संख्या में 2 की कमी आई होगी, अर्थात 92 है तो 90 हुआ होगा, और यहाँ पे दिया हुआ है कि 91, अर्थात एक बीटा भी निकाला होगा। तो इसमें यूरेनियम से प्रोटैक्टिनियम बनने में एक अल्फ़ा और एक बीटा निकला है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट 38 नंबर है रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन काल अर्थात अर्ध जीवन काल 70 दिन का है, तो उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन के बाद 0.25 ग्राम रह जाएगा। तो देखिए अर्ध जीवन काल 70 दिन का है, अर्थात वह 70 दिन बाद आधा ग्राम हो जाएगा। तो 70 दिन के बाद आधा ग्राम हो गया, और फिर उस 70 दिन के बाद वह आधा का आधा हो जाएगा, अर्थात 0.25 ग्राम रहेगा। तो टोटल दिन की संख्या निकालें तो 70 + 70 140 दिन हो जाएंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध जीवन काल 1 दिन है, तो 4 दिन के पश्चात उसका प्रारंभिक मात्रा में कितना शेष रह जाएगा। तो देखिए 1 दिन में वह आधा हो जाता है, 2 दिन में आधा का आधा हो जाएगा, अर्थात मान लो 100% कोई चीज़ है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 100%, तो 1 दिन बाद वह 50% रहेगा, फिर दूसरे दिन बाद वह 25% रहेगा, फिर तीसरे दिन बाद वह 25/2 हो जाएगा, अर्थात 1 डे 2 डे 3 डे, और इसके बाद फिर वह 25/4 हो जाएगा। इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा, अर्थात 4 दिन के बाद वह 6.1/4% ही शेष रह जाएगा। तो यहाँ के कहा है 6.1/4 रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है, तो इस पदार्थ के 3/4 भाग क्षय होने में कितना समय लगेगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है वह प्रणाली क्या कहलाती है जो प्रागैतिहासिक पदार्थों का काल निर्धारित करने के लिए विघटनाभिक्रियता का प्रयोग करती है। तो उसे हम लोग कार्बन काल निर्धारण कहते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है, तो यूरेनियम डेटिंग से पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कार्बन काल निर्धारण किसकी आयु का आकलन करने के लिए प्रयुक्त है? तो रेडियो कार्बन काल जो होता है वह जीवाश्म के लिए जीवाश्म की आयु का आकलन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा सही जवाब है। 44 क्वेश्चन नंबर है कि सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया था? हेनरी बेक्वेल ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर ए आंसर। नेक्स्ट है यूरेनियम विघटन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की ज़रूरत होती है? तो इसमें न्यूट्रॉन की होना बहुत ही आवश्यक है, न्यूट्रॉन बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? परमाणु बम का आविष्कार ओटो हन। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु शक्ति संयंत्र अर्थात परमाणु शक्ति संयंत्र परमाणु रिएक्टर बोलते हैं किस सिद्धांत पर काम करता है? तो यह नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, तापीय दहन, उपयुक्त तीनों। तो ये नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। देखिए नाभिकीय विखंडन जो होता है जब दो परमाणु आपस में टूटकर एक परमाणु आपस में टूटकर दो या दो से अधिक परमाणु का निर्माण करते हैं, अणुओं का निर्माण करते हैं, तो उसके विखंडन कहते हैं। और संलयन में दो या दो से अधिक परमाणु अणु मिलकर एक का निर्माण करते हैं, उसे संलयन कहते हैं। हाइड्रोजन बम जो होता है संलयन पर आधारित होता है, सूर्य भी संलयन पर ही आधारित होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक होता है? तो जिरकोनियम जो होता है नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण के लिए आवश्यक तो होता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है? तो अभी मैंने बताया था सूर्य के लिए जो होता है नाभिकीय संलयन होता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर। नेक्स्ट है नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। तो ग्रेफाइट का उपयोग विमंदन की तरह किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदन और प्रशीतक दोनों तरह के प्रयुक्त होने वाले पदार्थ क्या हैं? दोनों तरह में भारी पानी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है रेडियोधर्मिता मापी जाती है। तो गीगर मुलर काउंटर में रेडियोधर्मिता को मापी जाती है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोजन बम जो होता है अनियंत्रित होता है। तो यह अनियंत्रित नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है हाइड्रोजन बम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम की खोज किसने की? तो हाइड्रोजन बम की खोज एडवर्ड टेलर द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है अति प्राचीन चट्टानों के आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो अति बहुत पुराने चट्टान है तो इसका निर्धारण पोटेशियम आर्गन डेटिंग के द्वारा की जाती है। तो डी नंबर जो होगा हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने में किया जाता है? तो रक्त प्रवाह की गति मापने में रेडियो सोडियम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अल्फा बीटा तथा गामा की वेधन शक्तियाँ की आरोही। तो देखिए सबसे ज़्यादा गामा की होती है, अवरोही क्रम में बताना है। अवरोही क्रम यानी घटते क्रम। तो सबसे ज़्यादा होता है गामा का, उसके बाद बीटा का, उसके बाद अल्फ़ा का सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप कि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो और अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।